तो आज की वीडियो के अंदर जिन कैरेक्टर्स का कैंटरबरी टेल के अंदर हम जनरल प्रोलॉग देखने जा रहे हैं उनका नाम है द गिल्डमैन। गिल्डमैन एक कैरेक्टर नहीं है, ये 5 कैरेक्टर हैं जिनके बारे में चौसर ने बताया है। तो इन सब के बारे में चौसर ने एक साथ क्यों बताया है वो इसकी डेफिनेशन में हमें पता चलेगा। सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि गिल्ड्समैन होता क्या है। अब गिल्ड्समैन कहते हैं जो कि गिल्ड से रिलेटेड होता है। अब गिल्ड क्या होता है? गिल्ड का जो वैसे वर्ड है ना, ये गिल्डन से निकला है, जिसका मतलब होता है टू पे और यील्ड। ये जो वर्ड है या फिर ये जो टर्म है ना, ये इंट्रोड्यूस हुई थी मिडिल एजेस के टाइम में। मिडिल एजेस का जो टाइम है ना, वो 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक का टाइम है। तो उस टाइम के अंदर ये टर्म जो थी ये इंट्रोड्यूस हुई थी। अब गिल्ड्समैन होता क्या है? अब गिल्ड्समैन जो है ना, ये एक तरह का ग्रुप होता है जो कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो होते हैं उनका ग्रुप होता है। इस ग्रुप के अंदर होता क्या है कि एक ही प्रोफेशन से रिलेटेड जो लोग होते हैं ना, वो इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। और वो इस ग्रुप को इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि वो अपने इस काम को, अपने इस प्रोफेशन को एक टाउन के अंदर रहते हुए और ज्यादा स्टेबल बना सके। यानी आप इस तरह से समझ लें कि ये एक तरह की तंजीम होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, या एक तरह की कम्युनिटी होती है जिसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि एक ही प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं, जिनका मतलब एक ही काम होता है। और ये जो गिल्ड्समैन होता है ना, ये ज्यादातर जो मर्चेंट्स होते हैं उनका ग्रुप ही होता है। यानी ये जो ताजर वगैरह होते हैं उनका ही ग्रुप होता है। यानी किसी भी तरह से, चाहे कोई मतलब किसी की बेकरी है, तो जो एक टाउन के अंदर बेकरी वाले होंगे ना, उन तमाम का एक ग्रुप बना हुआ होगा जिसके अंदर वो रहते हुए मतलब अपने उस काम को डील करेंगे। तो उसको कहते हैं गिल्ड्स। और उस कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी मेंबर होगा उसको गिल्ड्समैन कहते हैं। अच्छा, अब ये होता क्यों है गिल्ड्समैन? इसके क्या फायदे होते हैं, ये क्यों बनाई जाती है ये तंजीम या एसोसिएशन? ये ना एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है जिसको इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, यानी और ज्यादा पैसे कमाने के लिए या मुनाफा कमाने के लिए बनाया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है? सबसे पहले तो उनकी ये कोशिश होती है कि यानी जिस सोसाइटी के अंदर वो रहते हैं ना, उस सोसाइटी के अंदर रहते हुए वो अपनी सोसाइटी के लोगों को अपने काम की अच्छी से अच्छी क्वालिटी जो है ना वो प्रोवाइड कर सके, वो दे सके, यानी क्वालिटी कंट्रोल कर सके। उसके अलावा वो ये भी देखते हैं कि उनके अलावा कौन ऐसा बंदा है जो कि उसी टाउन के अंदर रहते हुए ये काम कर सकता है। अब ना मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि फर्ज कर लें कि एक टाउन के अंदर ना 5 से 10 कपड़े वाले लोग हैं जिनकी दुकानें हैं। तो उन सब का ना एक मतलब गिल्ड्स बना हुआ होगा, उनकी ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनी होगी जिसका नाम गिल्ड्स होगा। तो वो सब एक तरह से ना जुड़े हुए होंगे आपस में। अगर किसी ने रेट बढ़ाना है तो सब आपस में मतलब मशवरा वगैरह करके, कंसल्ट करके रेट बढ़ाएंगे या कम करेंगे। और इसी तरह से यानी उनका रेट जो होगा वो सबका बराबर होगा। और अगर कोई नया बंदा उस टाउन के अंदर आता है, उसने अपनी दुकान खोलनी है, तो उसको भी उनके साथ शामिल होना पड़ेगा, नहीं तो वो वहां पर अपना काम नहीं कर सकता। तो ये जो है ना, ये इस गिल्ड प्रोफेशन का या इस एसोसिएशन का एक तरह से काम होता है। एक और चीज कि ये जो ग्रुप्स बने हुए होते हैं ना, जो गिल्ड्स बने हुए होते हैं, ये एक तरह से ना मतलब अगर कोई नया बंदा आता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, उसने भी मतलब कपड़ों की दुकान खोली है, तो जो पहले से कपड़े का काम करने वाले लोगों की जो मतलब एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन या मतलब गिल्ड वगैरह बनी हुई है, उनको जाके इसको फी भी देनी पड़ेगी। मतलब एक टाइप की एक फी देनी पड़ेगी उनके गिल्ड्स में शामिल होने के लिए या उनकी एसोसिएशन में शामिल होने के लिए। उसके बाद जाके वो उनकी गिल्ड्स का एक मेंबर बन सकता है। यानी ये फी वाला जो चक्कर है ना, ये कहीं कहीं पे होता था। जरूरी नहीं कि हर गिल्ड जो है उनकी मतलब मेंबरशिप की फी हो। उसके अलावा ये होता था कि अगर कोई गिल्ड्समैन जो है वो मर जाता है, तो उसके मरने के बाद उसकी जो फैमिली है उसका ध्यान भी वो जो गिल्ड होते थे वो रखते थे। यानी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी, एसोसिएशन होती थी, वो उस गिल्ड के मरने के बाद उसकी फैमिली का ख्याल रखते थे। उसके अलावा ये होता था कि अगर कोई नया बंदा जो है, जो कि मतलब अननोन है, जिसको इस प्रोफेशन का नहीं पता, वो भी मतलब अगर उस प्रोफेशन में शामिल होना चाहता है, यानी अगर एक आदमी है जिसको कपड़ों के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन वो कपड़ों का काम स्टार्ट करना चाहता है, तो वो इस गिल्ड के पास जाएगा और वहां पर जाकर उनसे कहेगा कि मैं भी ये काम स्टार्ट करना चाहता हूं। तो वो जो गिल्ड है ना, वो उसको अपने मतलब ग्रुप में शामिल करेंगे और उसको ट्रेनिंग देंगे, एक तरह से ट्रेनिंग देंगे। और एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो उसको सिखा देंगे और फिर वो भी उस गिल्ड का मेंबर बनके उस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकता है और वो वाला काम उस टाउन के अंदर कर सकता है। आई होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी अब तक कि ये गिल्ड्स क्या होता है। अब हम ये जो जनरल प्रोलॉग है इसको स्टार्ट करते हैं। तो सर कहता है, एन हैबरडैशर एंड अ कारपेंटर एंड अ वेब, अ डायर एंड अ टैप्सर। ये जो ऊपर गिल्ड्समैन बताया है ना, इसके अंदर 5 लोग हैं। एक एक का प्रोफेशन बताया गया है। एक है हैबरडैशर। अब हैबरडैशर होता है कि एक तरह से ये कपड़े के अलावा जो बाकी जो मतलब सामान होता है ना कपड़ों का, जैसे नलकियां, बटन, धागे वगैरह इस तरह का, या मर्दों के जो कपड़े होते हैं ना, मतलब मेंस क्लोथ जो होते हैं, उनसे रिलेटेड जो आइटम्स होती हैं कपड़ों वाली, उनका जो काम करते हैं उसको भी हैबरडैशर कहते हैं। मतलब ये भी कपड़ों से रिलेटेड काम है। उसके बाद है कारपेंटर। कारपेंटर ये मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है।
तो उसके बाद है अ वेब, वेब का मतलब है वीवर यानी कपड़ा बुनने वाला, कपड़े, ये भी कपड़ों से रिलेटेड काम है। अ डायर, डायर का मतलब है यानी कपड़ों को रंग करने वाला, ये भी कपड़ों से रिलेटेड काम है। एंड अ टेप्स्टर, टेप्स्ट्री मेकर कहते हैं कि जो कपड़ों के ऊपर सिलाई बुनाई वाला काम करते हैं उसको कहते हैं टेप्स्ट्री मेकर, यानी एक कपड़ा है उसके ऊपर आपने डिफरेंट कलर्स जो हैं, धागे जो हैं, मतलब उनको यूज करके आपने कोई चीज उसके ऊपर बनाई है, उसको टेप्स्ट्री मेकर कहते हैं। इसका एक और मतलब भी होता है, छोटा जो कपड़ा होता है पर्दों वाला, उसको भी टेप्स्ट्री कहते हैं। दे वर क्लोज्ड ऑल इन ऑल लिवरी, लिवरी का मतलब होता है यूनिफॉर्म यानी ड्रेस, क्लोथ यानी क्लोथ्स। अब ये जो ओ का वर्ड है ना, इसका मतलब है वन, ओ का मतलब है वन। अब यहाँ पे वन की जगह चौसर ने ओ क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो एक स्टाइल होता है ना, पोइट जो होता है उसका एक स्टाइल होता है कि वो जिस मीटर के अंदर यानी जिस स्टाइल के अंदर पोइट्री को लिख रहा है, जिस मीटर को फॉलो कर रहा है ना, उस मीटर के अकॉर्डिंग उसको वर्ड्स को चेंज करना पड़ता है। इसलिए पोइट क्या करते हैं, कई बार जो होता है ना वर्ड्स, उसके शुरू में से मतलब एक वर्ड उड़ा देते हैं, या फिर दरमियान में से, या फिर एंड में से। इन पांचों में से चार जो है वो कपड़ों का काम करते हैं, यानी हैबिट डैशर, वेब, डायर और टेप्स्ट्री मेकर। उसके अलावा एक कारपेंटर जो है उसका एक काम जो है वो अलग है, बाकी सब जो है वो कपड़ों का काम करते हैं। तो जैसे कह रहा है वहां पर जो 5 पिलग्रिम्स थे ना, उन सब की जो ड्रेस थी ना वो मतलब सेम थी। ऑल इन वन लिवरी का मतलब है यानी उनकी जो ड्रेस थी वो एक तरह से सेम थी, मतलब अगर उन्होंने कोई हैट पहनी है तो वो पांचों ने ही हैट पहनी है, अगर कोई ड्रेस एक तरह से पहनी हुई है तो वो सब ने ही मतलब एक सेम कलर की ड्रेस जो है वो पहनी हुई है। ये जो सर यहाँ पे कह रहा है, फिर कहता है सोलम एंड अ ग्रेट फ्रेटर्निटी। अब फ्रेटर्निटी का जो वर्ड है ना, ये भी किसी तरह से ये जो गिल्ड का वर्ड था जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया उससे रिलेटेड है। गिल्ड्स मैंने आपको बताया कि ये एक एसोसिएशन या ग्रुप होता था जो कि मिडिवल टाइम के अंदर एग्जिस्ट करता था, जिसके अंदर लोग जो होते थे ज्यादातर वो मर्चेंट्स होते थे या क्राफ्ट्समैन होते थे, जो कि अपने सिमिलर इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे के साथ मिले हुए होते थे, उस ग्रुप के मेंबर होते थे। तो फ्रेटर्निटी जो है ना, इसका मतलब भी यही होता है कि एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर लोग जो होते हैं वो मतलब एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाने के लिए या प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ होते हैं। मतलब ये एक तरह का ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर एक ही मतलब पैशन से रिलेटेड या एक ही प्रोफेशन से रिलेटेड लोग होते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनको एक तरह की ही चीजें पसंद होती हैं। मतलब आप समझ लें कि दो ग्रुप हैं, एक इंट्रोवर्ट का ग्रुप है, एक जो है एक्सट्रोवर्ट का ग्रुप है। तो दोनों ग्रुप्स जो होंगे वो फ्रेटर्निटी ग्रुप्स कहलाएंगे, क्योंकि दोनों के अंदर जो है वो सेम मतलब लाइकिंग्स वाले जो लोग हैं ना वो शामिल हैं। तो फ्रेटर्निटी का वैसे मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा, यानी प्यार होना, लोगों के दरमियान आपस में प्यार मोहब्बत होना। तो फ्रेटर्निटी का मतलब ये है कि वो जो लोग थे ना वो सोलम थे, यानी ये जो 5 गिल्ड्स थे ना जिनके बारे में जोसेफ बता रहा है वो सोलम थे, यानी वो काफी सीरियस थे एंड ऑफ ग्रेट फ्रेटर्निटी, और उनके दरमियान ना काफी मतलब भाईचारा देखने को मिलता था। मतलब वो आपस में उनका भाइयों वाला रिश्ता तो नहीं था, लेकिन देखने से वो भाई ही लगते थे जिस तरह से वो एक दूसरे को ट्रीट करते थे। फुल फ्रेश एंड न्यू हर गियर अपाइक्ड वाज। अच्छा, अब यहाँ पे ना चौसर ने हर का वर्ड यूज किया है, लेकिन हर जो है ये एक के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हर का मतलब है देयर। तो यहाँ पे चौसर कह रहा है कि वो जो लोग थे ना उनका जो गियर था, अब ये जो गियर का वर्ड है ना ये इससे पहले वाले जो कैरेक्टर था फ्रैंकलिन उसके अंदर भी ये यूज हुआ था, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था। ये गियर का वर्ड जो है इसका मतलब होता है इक्विपमेंट, यानी साजो सामान, यानी कोई आपने चीज तैयार करनी है तो उसके लिए जो आपको सामान रिक्वायर्ड होता है ना उसको कहते हैं गियर। तो यहाँ पे भी गियर का मतलब है ड्रेस, यानी उन्होंने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो फ्रेश थी और न्यू थी, यानी अच्छे कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। अपाइक्ड, अपाइक्ड का मतलब है ट्रिम्ड, ट्रिम्ड का मतलब है यानी वो वाले कपड़े जो कि मतलब ऐसे दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे नए नए सिलाई किए हों, ऐसे लग रहा था कि ये जो इन्होंने कपड़े पहने हैं ना ये इन्होंने अभी अभी सिलाई करवाए हैं। अपाइक्ड का मतलब होता है ट्रिम्ड यानी न्यू, यानी जिस तरह से नए कपड़े की अपनी पहचान होती है ना उसी तरह से इनके कपड़े थे। अच्छा, हर नाइव्स वर चेप्ड नॉट विद ब्रास बट ऑल विद सिल्वर। अच्छा, उनके जो नाइव्स थे, उन्होंने जो चाकू पकड़े हुए थे उसके बारे में जोसर बता रहा है कि वर्ड चेप्ड, अब चेप्ड का वर्ड है इसका मतलब होता है डेकोरेट करना या अडॉन्ड, अडॉन्ड का मतलब भी डेकोरेट होता है, सजाना। अच्छा, नॉट विद ब्रास यानी नॉर्मल जो चाकू होते हैं या मिडिवल एज के अंदर या उस टाइम के अंदर चौसर के टाइम के अंदर जो चाकू होते थे ना वो क्या होते थे कि वो ब्रास, ब्रास यानी पीतल का जो मतलब पीतल मेटल होता है ना उससे बने हुए होते थे, यानी या तो उनका जो मतलब आगे जो ब्लेड है वो पीतल का बना हुआ होता था, या फिर जो हैंडल होता था चाकू का जिससे पकड़ते थे चाकू को वो पीतल का बना हुआ होता था। तो यहाँ पे हम दोनों सेंस में, क्योंकि चौसर जो है उसने स्पेसिफाई नहीं किया वो यहाँ पे ब्लेड की बात कर रहा है या फिर हैंडल की, तो हम दोनों सेंस में यहाँ पे इसको ले सकते हैं कि चौसर कह रहा है कि वो जो गिल्ड्समैन थे ना इनके पास जो चाकू थे वो मतलब ब्रास, आम जो चाकू होता है ना जो कि पीतल से बना हुआ होता है, वो इनके जो चाकू थे वो पीतल से बने हुए नहीं थे बल्कि ऑल विद सिल्वर, यानी सिल्वर मेटल से बने हुए थे। अब इस लाइन से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता
चलता है कि जो चाकू होता है ना वो ज्यादातर मतलब पीतल मेटल से बना होता है, ब्रास से बना होता है, लेकिन यहाँ पे चौसर कह रहा है कि वो सिल्वर से बने होते हैं। तो सिल्वर मेटल जो है ना ये ज्यादातर शो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो गिल्ड्समैन है ना इनके जो चाकू हैं वो दिखाने के काम आते हैं, मतलब वो दिखावे के लिए है, ना कि कोई चीज काटने के लिए। अच्छा, फिर चौसर कहता है रॉट फुल क्लीन एंड वेल हर गिडल्स एंड हर पाउचेस एवरी डे। अच्छा, रॉट का मतलब है वर्क, यानी काम किया हुआ, कारीगरी की हुई, जिस तरह से किसी चीज के ऊपर कारीगरी की होती है ना। फुल क्लीन, क्लीन यानी बहुत अच्छे तरीके के साथ, एंड वेल, वेल भी यानी अच्छे तरीके के साथ, बहुत सफाई के साथ। अच्छा, अब किस चीज की यहाँ पे बात कर रहा है? हर गिडल्स, यानी उनकी जो गिडल्स थी। गिडल्स क्या होता है? ये मतलब जो बेल्ट होता है, जो वो अपने कमर के ऊपर बेल्ट बांधते हैं, जिसको अजारबंद कहते हैं, यानी उनके जो बेल्ट थे। एंड हर पाउचेस, यानी उनकी कमर के ऊपर जो पाउचेस बांधे हुए थे उसकी यहाँ पे बात कर रहा है। एवरीडेल यानी कंप्लीटली, यानी उनके जो पाउचेस थे जो कि उन्होंने कमर के ऊपर बांधे हुए थे, उसके अलावा उनकी जो गेडल्स थी, यानी उन्होंने जो कमर के ऊपर बेल्ट बांधे हुए थे, वो क्या थे कि वो बहुत अच्छी तरह से साफ किए हुए थे और वेल थे, दिखने में भी बहुत बढ़िया थे। एवरीडेल यानी कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से बहुत साफ थे और दिखने में भी बढ़िया थे। वर्क का मतलब है यानी उनके ऊपर बहुत अच्छा काम किया हुआ था। अच्छा, वेल सीम्ड ईच ऑफ देम अ फेयर बर्जिस। अब बर्जिस क्या होता है? बर्जिस कहते हैं, इसका मतलब होता है सिटीजन। अब यहाँ पे ये जो बर्जिस का वर्ड है ना इसका मतलब भी सिटीजन है, लेकिन वो वाला सिटीजन नहीं जो कि आम सिटीजन होता है, बल्कि बर्जिस का मतलब होता है एक ऐसा सिटीजन जिसको आम सिटीजन से थोड़े से ज्यादा राइट्स हासिल होते हैं, मतलब उसको एक थोड़ी सी प्रिविलेज हासिल होती है नॉर्मल सिटीजन से। तो उन सिटीजन के अंदर भी ये जो हमारे गिल्ड्समैन है इनका नाम आता है। यानी वेल सीम्ड ईच ऑफ देम अ फेयर बर्जिस का मतलब है कि ये जो सब गिल्ड्समैन थे ना जिनके बारे में चौसर बता रहा है, ये दिखने में ना बहुत बढ़िया बर्जिस थे, यानी एक अच्छे सिटीजन दिखने में लगते थे। सिट इन अ यील्ड हॉल ऑन अ डाइस। अच्छा, अब इस लाइन को ऊपर वाली लाइन के साथ जोड़ें तो चौसर कह रहा है ये जो गिल्ड्समैन थे ना ये एक गिल्ड हॉल के अंदर, गिल्ड हॉल क्या था? वो एक इलाका था, वो जगह थी जहां पर बैठकर ये फैसले वगैरह करते थे, जहां पर ये इकट्ठे होते थे। तो उस हॉल को कहते थे गिल्ड हॉल। ऑन अ डाइस, डाइस यानी एक मेंबर, एक ऊंची जगह जहां पर बैठकर एक जो मतलब लीडर होता है किसी भी ग्रुप का, वो उसको एड्रेस करता है, उस ग्रुप को एड्रेस करता है। तो यहाँ पे चौसर कहना चाह रहा है कि ये एक ऐसे अच्छे सिटीजन्स थे जो कि गाइल्ड हॉल जो जगह है ना उसके अंदर डाइस पर बैठने के काबिल थे। यानी ये ऐसे अच्छे सिटीजन्स थे या ऐसे अच्छे बर्जिस थे जो कि किसी भी गाइल्ड हॉल के अंदर ना जो डाइस होता है, जिसके ऊपर लीडर बैठा हुआ होता है, उसके ऊपर बैठने के ये काबिल थे। यानी चौसर कह रहा है कि ये ना बहुत अच्छे सिटीजन्स थे, और ये इसलिए अच्छे सिटीजन्स थे क्योंकि ये दिखने में ऐसे लग रहे थे जैसे ना ये गिल्ड हॉल जो होता है ना उसके अंदर जो डाइस होता है वहां पर बैठने के काबिल थे, यानी वहां पर बैठ सकते थे। फिर चौसर कहता है एवरेज फॉर द विजडम दैट ही कैन वाज शेपली फॉर टू बीन एन एल्डरमैन। अच्छा, हर कोई जो उनमें से था ना, ये जो पांच थे इनमें से हर कोई एक जो था ना, फॉर द विजडम दैट ही कैन, यानी इनके पास जो अक्ल थी ना उसको देखकर ये लगता था कि वाज शेपली, शेपली का मतलब है एलिजिबल, यानी ये लोग काबिल थे फॉर टू बीन, क्या किस चीज के? एन एल्डरमैन, यानी एल्डरमैन यानी एक इलाके का जो बड़ा होता है या किसी ग्रुप का लीडर होता है उसको एल्डरमैन कहते हैं। तो यहाँ पे चौसर फिर से यही कह रहा है कि इन लोगों के पास जितनी अकल थी या दिखने में इनमें से हर एक जो था ना वो इतना अकलमंद तो जरूर लगता था कि उसको देखकर ना ये बंदा कह सकता था कि ये किसी भी सिटी का ना मतलब एल्डरमैन यानी उनका बड़ा लीडर जो है ना वो बनने के काबिल है। ये यहाँ पे चौसर कह रहा है। फिर चौसर कहता है फॉर कैटल हैड दे इनफ एंड रेंट। अच्छा, फॉर कैटल, कैटल का मतलब है प्रॉपर्टी यानी जायदाद, यानी उनके पास काफी जायदाद थी। हैड दे इनफ यानी बहुत ज्यादा थी, यानी इतनी ज्यादा थी कि वो सुकून से खा पी सकते थे। एंड रेंट, रेंट का मतलब भी है इनकम, यानी उनको पैसे जहां से मिलते थे, यानी उनका जो पैसों का सोर्स था, जो जहां से इनकम जनरेट होती थी वो भी मतलब इनफ था, मतलब उस जगह से भी उनको काफी ज्यादा पैसे आते थे। उसके अलावा उनकी काफी ज्यादा प्रॉपर्टी भी थी। एंड ईक हर वाइव्स वुड इट वेल असेंट। अच्छा, उनमें से हर एक जो था ना उनकी वाइफ जो थी ना वो उनको किसी भी काम की असेंट, असेंट यानी इजाजत यानी परमिशन दे देती थी। अब यहाँ पे किस चीज की परमिशन की बात हो रही है? ओवरऑल जनरली यहाँ पे चौसर बात कर रहा है कि जब ये गिल्ड्समैन जो होते थे ना ये मतलब इनके पास इतनी जायदाद होती थी या इतना मतलब ये इनकी इनकम जो है ना वो जनरेट होती थी कि अगर ये अपनी वाइफ से कुछ भी किसी भी चीज की इजाजत मांगते थे ना तो इनकी वाइफ जो थी ना वो खुशी खुशी यानी हंसी खुशी इनको उस चीज की इजाजत दे देती थी। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी, इनके पास पैसे बहुत ज्यादा थे और इनकम बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो चौसर ने भी हाईलाइट कर दिया कि उस टाइम के अंदर भी पैसे की कदर थी। भाई अगर आप पैसा कमा रहे हो तो सब कुछ आपके पास ही है, यानी आपकी वाइफ जो है वो भी चू तक नहीं करेगी आपके सामने। तो फिर आगे चौसर कहता है एंड एलिस सर्टेन वर्ड दे टू ब्लेम। अच्छा, एलिस, एलिस का मतलब है एल्स, सर्टेन यानी यकीनन, वर्ड दे टू ब्लेम। अच्छा, फिर यहाँ पे ऑपोजिट कंडीशन यहाँ पे बता रहा है चौसर। ऊपर चौसर ने बताया ना कि इनकी जो वाइफ जो होती थी, यानी अगर कोई गिल्ड्समैन जो है वो अपनी वाइफ के पास जाता था किसी चीज की परमिशन लेने के लिए,
तो उसकी वाइफ जो थी ना वो खुश होकर उसको परमिशन दे देती थी। तो यहाँ पे चौसर कह रहा है कि लेकिन अगर कभी कभार ऐसा होता था ना कि इसकी वाइफ जो होती थी किसी भी गिल्ड्समैन की, वो उसको परमिशन नहीं देती थी किसी भी चीज़ की, तो ब्लेम जो होता था वो सारा वाइफ पर होता था, क्योंकि वाइफ जो होती थी उसी की कोई ना कोई गलती होती थी जिसकी वजह से वो उसको परमिशन नहीं देती थी। मतलब कुछ भी हो जाए ना, अगर वाइफ जो है वो किसी भी गिल्ड्समैन को परमिशन नहीं दे रही ना किसी भी काम की या कहीं पे भी जाने की, तो गलती जो है ना वो यकीनन वाइफ की ही होगी। यानी यहाँ पे चौसर जो है वो वाइफ को ब्लेम कर रहा है कि अगर वाइफ उसको परमिशन नहीं दे रही कहीं पे जाने की या किसी चीज की, तो गलती जो है वो वाइफ की है, बल्कि गिल्ड्स की बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, फिर चौसर कहता है इट इज फुल फेयर टू बीन येल्प मैडम। अच्छा, इट इज फुल फेयर यानी ये कहना बहुत बढ़िया होगा या ये कहना गलत नहीं होगा टू कॉल्ड, यानी कॉल्ड का मतलब है कहना मैडम। मैडम यानी अब यहाँ पे वो जो गिल्ड्समैन है उनकी वाइफ की बात कर रहा है कि ये जो गिल्ड्समैन थे ना, इनकी जो वाइफ थी ना, उनकी मतलब इतनी ज्यादा रेपुटेशन थी या इतना ज्यादा तो स्टेटस था कि उनको मैडम कहना गलत नहीं होगा। यानी मैडम, जिसको मैडम कहा जाता है ना, उसकी उसके लिए रिस्पेक्ट शो की जाती है। तो यहाँ पे जोसर भी कह रहा है कि ये जो गर्ल्स थे ना, इनकी जो वाइफ्स थी उनकी इतनी रिस्पेक्ट तो की जाती थी, यानी उनका इतना स्टेटस तो होता था कि इनको मैडम कहा जाता था। मतलब लोग जो होते थे ना वो इनको मैडम कहने से शर्माते नहीं थे, या फिर इनको ज्यादातर मैडम ही कहते थे। मतलब आप यहाँ पे समझ लें कि ये कितने अमीर थे कि इनकी वाइफ जो थी उनको मैडम कहते थे लोग। उसके बाद जोसर कहता है एंड गोन गो टू विगिलिस ऑल बिफोर एंड हैव अ मेंटल रॉयलिज ये बिफोर। अच्छा, गोन, अब यहाँ पे वो फिर से उनकी वाइफ्स की बात कर रहा है कि गोन टू विगिलिस। अब विगलस क्या होता है, ये ना मतलब रात के टाइम जागना होता है। जिस तरह से रात के टाइम जागकर इबादत की जाती है, तो क्रिश्चियंस के अंदर भी ये एक तरह के उनकी ना मतलब कल्चर होता था या एक ट्रेडिशन होती थी। अब भी है, अब भी होगी मे बी, कि मतलब वो क्या करते थे कि वो रात के टाइम ना जागकर किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल के लिए, यानी उनका कोई रिलीजियस फेस्टिवल है तो शाम के टाइम या रात के टाइम वो जागते थे। तो जब इस मतलब ये जो सेरेमनी होती थी, ये जो विगलिस की सेरेमनी होती थी, ये एक स्पेसिफिक जगह पे होती थी। मतलब वहां पर लोग जाते थे और वहां पर जाकर वो अपनी प्रेयर्स करते थे और रात को जागते थे। तो ये जो सफर होता था ना, जो मतलब जर्नी होती थी, उसको यहाँ पे चौसर जो है ना वो बताते हुए कह रहा है कि जब ये जो गिल्ड्समैन थे ना, इनकी वाइफ जो होती थी वो विगलस, यानी विगलस जो फेस्टिवल होता था या जो एक मतलब इनकी रस्म होती थी वो करने के लिए जा रही होती थी ना इनकी वाइफ्स ऑल बिफोर। तो ये जो होती थी ना, ये सबसे आगे रहकर चलना पसंद करती थी। मतलब इनकी वाइफ जो होती थी ना वो सबसे आगे चलना पसंद करती थी कि मतलब मेरे आगे कोई ना हो बल्कि मैं ही सबसे आगे हूं। यहाँ पे याद रहे कि यहाँ पे चौसर जो है वो एक की बात नहीं कर रहा, उन सब की वाइफ्स की बात कर रहा है। एंड हैव अ मेंटल, मेंटल कहते हैं ड्रेस। अब मेंटल का वर्ड है, ये आपने 12th नाइट में भी सुना होगा। क्लाउन का जो ड्रेस था ना उसको मेंटल कहा गया था। तो मेंटल का मतलब है जो कलरफुल ड्रेस होता है, जिसके एक से ज्यादा कलर्स होते हैं ना, या एक से ज्यादा कलर्स वाला कपड़ा जो होता है जिसके अंदर यूज किया जाता है, उस ड्रेस को कहते हैं मेंटल। तो यहाँ पे मेंटल का मतलब है वो जो वाइफ्स वो वाला ड्रेस पहनती थी जब वो विगलिस सेरेमनी अटेंड करने के लिए जाती थी। रॉयली बॉर्न, रॉयली का मतलब है शाही लोगों की तरह, जिस तरह से शाही घराने के अंदर मतलब होता है उस तरह से। बोर का मतलब है बोर्न, यानी उठाना। यानी यहाँ पे वो कहना चाह रहा है चौसर कि ये जो वाइफ्स होती थी ना गिल्ड्स की, इनको ना बहुत ज्यादा शौक होता था। बोर्न का मतलब है इनको बहुत ज्यादा शौक होता था कि मतलब सर्वेंट जो है, नौकर जो है, जब ये मतलब विगलस सेरेमनी अटेंड करने के लिए जा रही हो ना, तो एक तो इनका ये शौक होता था कि मतलब ये सबसे आगे हों। दूसरी कोशिश ना ये जो गिल्ड्स की वाइफ होती थी ना ये करती थी कि इनके जो सर्वेंट्स है ना वो इनका ड्रेस जो है वो उठा कर रखें। मतलब जब ये चल रही हो ना, क्योंकि ड्रेस जो होते थे ना वो काफी बड़े बड़े होते थे तो वो जमीन पर लग रहे होते थे, तो इनकी कोशिश होती थी या इनकी ख्वाहिश होती थी कि इनके जो सर्वेंट्स हैं जो कि इनके साथ चल रहे हैं, वो इनका जो ड्रेस है ना वो शाही लोगों की तरह उठा कर चलें जब ये उस मतलब सेरेमनी को, विगलस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जा रही हों। तो यहाँ पर ये एंड हो गया। थैंक यू सो मच।